एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट के एक काफ़ी मशहूर नाम के बारे में, जिसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। तो इन्होंने अपना मंथली बिजनेस अपडेट अनाउंस किया 2 दिन पहले, जो कि मैंने यहाँ पे खोल रखा है। तो इसको हम ज़रा एक एक पर्टिकुलर आइटम को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है कंपनी के रिजल्ट पे, और ओवरऑल एज एन इन्वेस्टर हम इसमें क्या सीख सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सितंबर 25 में जो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज रहे हैं वो 22 रहे हैं। बेसिकली जो जितने दिन स्टॉक मार्केट खुली थी उसको ये बता रहा है कि 22 थी। क्लाइंट बेस हम देख पा रहे हैं कि 34.08 मिलियन का हो गया है इनका। बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं अपने बुक्स में उनके, वो उसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन भी हम देख रहे हैं कि इनका ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन बेसिकली इसका मतलब है कि जो न्यू कस्टमर्स इन्होंने एक्वायर करे हैं सितंबर क्वार्टर में, सिर्फ वो। और क्लाइंट बेस दिखा रहा है कि सितंबर 25 के क्वार्टर के एंड तक टोटल कस्टमर्स कितने बैंक ये कंपनी के पास टोटल कितने हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक भी इनकी जो है 35.8% से ग्रो करी है ईयर ऑन ईयर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। ये बेसिकली क्लाइंट फंडिंग बुक में जो पैसा रहता है वो बेसिकली कैश रहता है या मार्जिन बैलेंस रहता है या कुछ अनसेटल्ड अमाउंट है। तो वो यहाँ पे हमको क्लाइंट फंडिंग बुक में देखने मिलता है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स में ग्रोथ नहीं हुई है, यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। एवरेज डेली ऑर्डर्स में भी डिक्लाइन हुआ है, और जो यूनिक म्यूचुअल फंड एसआईपी रजिस्टर करी गई है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये जो 3 पर्टिकुलर आइटम्स में हम डिक्लाइन देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से है क्योंकि पिछले 1 साल में स्टॉक मार्केट में, इनफैक्ट निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो जब निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है या ओवरऑल स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो जो क्लाइंट्स हैं उनका इन्वेस्ट करने का या ट्रेड करने का जो मनोबल रहता है वो टूटता है। लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जैसे ही स्टॉक मार्केट रिकवर होना शुरू होती है, तो ये सब तीनों मेट्रिक्स में हम ग्रोथ देखने को भी हमें ग्रोथ देखने मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके एंजल वन के जो एवरेज डेली टर्नओवर रहा है, नोशनल टर्नओवर, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ओवरऑल 48,183 बिलियन रुपीस का हो गया है, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। और एफ एंड ओ में हम देख सकते हैं 46,712। तो यहाँ पे ओवरऑल तो ग्रोथ रही है 0.5% की ईयर ऑन ईयर, लेकिन एफ एंड ओ सेगमेंट में 1% का डी ग्रोथ हुआ है। ऑप्शन प्रीमियम में भी हम देख सकते हैं कि ओवरऑल 76.3% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यानी ग्रोथ हुई है, लेकिन एफ एन ओ में 16% का डिक्रीज हुआ है। कैश में हम देख सकते हैं कि 76 बिलियन रुपीस का हुआ है, और पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 91 बिलियन रुपीस का था। तो यहाँ पे भी हमको डी ग्रोथ देखने मिल रही है, 76 बिलियन रुपीस, 7600 करोड़ बेसिकली। और कमोडिटी सेक्शन में बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई है, 109.3। तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट मेट्रिक है अब जो हम बात करने वाले हैं वो, और एक एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक। मार्केट शेयर हम देख लेते हैं कितना रहा है एंजल वन का। ओवरऑल इक्विटी में इसने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर, और मंथ ऑन मंथ सिर्फ 9 बेसिस पॉइंट्स का फर्क हुआ है। तो ये मार्केट शेयर इसने अपने खोया नहीं। और एफ एंड ओ सेगमेंट में भी इसने अपना जो मार्केट शेयर है ईयर ऑन ईयर बढ़ाया। मंथ ऑन मंथ में 27 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, लेकिन वो सीजनल रहता है। कैश टर्नओवर मार्केट शेयर हम देख सकते हैं 19% है, जो कि मंथ ऑन मंथ भी ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर भी। कमोडिटी सेगमेंट में सितंबर 24 क्वार्टर के मुकाबले 251 बेसिस पॉइंट्स की इसमें ग्रोथ हुई है, लेकिन अगस्त 25 जो मंथ था उसमें 31 बेसिस पॉइंट्स की डी ग्रोथ हुई है। तो सितंबर 24 में 61.8% था, और सितंबर 25 में यहाँ पे 64.3% हो गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है रिटेल टर्नओवर मार्केट शेयर और एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक। इसमें हम देख रहे हैं कि एंजल वन ने अपना जो स्टैंडिंग है वो खोई नहीं है, और कई कई सेगमेंट्स में बढ़ाई ही है। जैसे यहाँ पर बढ़ाई है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सितंबर 24 मंथ के अगेंस्ट सितंबर 25 में यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, एफ एंड ओ में भी हुआ है, कैश टर्नओवर मार्केट शेयर में भी हुआ है। तो बेसिकली इसने अपना मार्केट शेयर खोया नहीं है। अब हम क्वार्टर वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर जितनी भी बात हुई ये मंथ वाइज थी, मंथ ऑन मंथ। सितंबर 24 का महीना सिर्फ कंपेयर टू सितंबर 25 का महीना सिर्फ, और अगस्त 25 का महीना वर्सेस सितंबर 25 का महीना, ये सिर्फ एक महीने की बात थी। अब यहाँ पे क्वार्टरली हमको डेटा देखने को मिल रहा है। इसमें भी सेम कहानी है, ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में यहाँ पर इंक्रीमेंट है।
या मार्केट शेयर भी हम देख सकते हैं कि 20.5% का है ओवरऑल और 18.7% का है। एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो कंपनी ने बेसिकली इसमें जो हमें नटशेल में बात निकल के आ रही है वो ये है कि कंपनी ने अपना मार्केट शेयर खोया नहीं है, लेकिन स्टॉक ने काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू में इसका चार्ट खोल रखा है और देख सकते हैं हम कि जो स्टॉक है वो लाइफ टाइम हाई से अभी 43% डाउन है। तो इसका रीज़न यही है कि निफ्टी ने पिछले एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिए हैं, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है इस जगह पर। ये पहले जुलाई के आसपास, जुलाई 2024 में यहाँ पर आया और उसके बाद ये फिर ऊपर चला गया और दोबारा यहाँ पर ये 13 मार्च के आसपास इस रेंज में आया और फिर दोबारा ऊपर चला गया। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट है। 2036 का जो 2030 का जो आप प्राइस देख रहे हैं, काफ़ी इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आती है, जो कि पहले एक बार रेजिस्टेंस थी। अब ये देख सकते हैं, ये मई 2022 में, अप्रैल में 2022 में यहाँ पर आके स्टॉक नीचे चला गया था। तो पहले की रेजिस्टेंस आज की सपोर्ट बनती है और वही हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर एक बारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये हमने ट्रेंड लाइन बना ली और इस पॉइंट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है और ये पॉइंट क्या है, ये हमको दिखता है कि 2024-25 का जो प्राइस है वो काफ़ी इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करता है और अभी काफ़ी ये नीचे आ चुका है, इनफैक्ट उसके पास पहुंच ही रहा है। तो देखना रहेगा कि अब इसके बाद ये नीचे चले जाता है या ऊपर जाता है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब ग्रोथ आ क्यों नहीं रही है इसके स्टॉक प्राइस में, या क्या इसकी वजह हो सकती है कि स्टॉक प्राइस इतना नीचे है। बाय द वे, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ और मेरी कोई भी बात को अपने रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है। ये सिर्फ एक नॉलेज का प्लेटफॉर्म है और हम नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। यहाँ पे हम एक बार खोल लेते हैं कुछ न्यूज़ जो कि इम्पैक्ट करती है कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स को। तो न्यूज़ ये आई है कि सेबी इज कंसिडरिंग एंडिंग वीकली एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इसके कंसल्टेशन पेपर्स आने वाले हैं काफ़ी जल्दी। ये न्यूज़ आई थी 11 सितंबर 2025 को। तो बेसिकली अभी जैसे हम जानते हैं कि वीकली एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, सेबी प्लान कर रहा है कि इसको मंथली कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी में चेंज कर दें। और ऐसा क्यों करा जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जो इसमें कर्व्स लगाए जा सके ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इसमें वो बेहद तेजी से ना बढ़े। और इससे हो क्या, सेबी इज मे रेकमेंड मेजर्स एम्ड एट बूस्टिंग कैश मार्केट। तो कैश मार्केट में बूस्ट आए, कैश मार्केट की वॉल्यूम में, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा डेरिवेटिव्स की तरफ ना जाएं, इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करें। और इसमें अभी कुछ कंक्रीट डेवलपमेंट नहीं हुई है क्योंकि अभी मतलब जैसे उन्होंने बताया कि ये कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि यहाँ पर जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि ब्रोकर जो हैं वो कंटिन्यूएशन ऑफ वीकली एक्सपायरी के लिए पुश कर रहे हैं। और अभी सेबी जो है वो स्टिल कलेक्टिंग डेटा एंड असेसिंग डेटा ऑन डेरिवेटिव्स एंड कंसल्टेशन प्रोसेस, एंड अभी ये शुरू नहीं हुआ है। तो अभी आने वाले टाइम में हमको न्यूज़ मिलेगी इसके बारे में कि फाइनली कैसे बैठती है बात, क्या वीकली एक्सपायरी ही कंटिन्यू होती है या मंथली एक्सपायरी होती है। लेकिन सेबी कुछ कंक्रीट स्टेप्स हो सकता है ले इस बारे में ताकि लोगों को सिर्फ एफ एंड ओ या डेरिवेटिव्स में ना रुझान रहे उनका, और वो कैश मार्केट में भी डील करें। बेसिकली कैश मार्केट मीन्स कि आपके डीमैट में जो शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं जब आप उसको परचेज करते हैं और फिर जब सेल करते हैं तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो मतलब डिलीवरी बेस्ड काम सेबी चाहता है कि रिटेल इसमें पार्टिसिपेट करे। तो इसमें हमारा टेक अवे क्या था इस वीडियो में? इस वीडियो से हमारा टेक अवे ये है कि अ, हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि डेटा क्या आया है, हमें ये देखना है कि क्यों आया है और जो इम्पोर्टेंट मेट्रिक्स हैं वो क्या हैं हमारे लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनका रिटेल मार्केट शेयर जिसमें हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हुई है।
तो हो सकता है कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करे तो ये स्टॉक भी उसके हिसाब से अपना डायरेक्शन ले, जैसा भी लेना चाहे। और हम ये देख लेते हैं एक बारी कंक्लूड करने से पहले कि एंजल वन के बेसिकली जो बिजनेसेस हैं वो क्या क्या हैं। तो एक तो ये ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप जानते हैं ब्रोकिंग इनकी एंजल वन की ऐप है, एंजल वन आप वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। देन वेल्थ मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट यहाँ पे ये लोग देते हैं, और फिक्स डिपॉजिट अब यहाँ से कर सकते हैं, और इंश्योरेंस। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। और फिर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इनका हर एक जो वर्टिकल है इनके बिजनेस का वो यहाँ पे काम करता है। तो उन्होंने अपने ब्रोकिंग जो है वो टेक लेड हाई एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये क्रेडिट भी देते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी। फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स हैं इन पे, यहाँ पे आप एफडी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। और इनके इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अगर इनके एक रेवेन्यू सोर्स पे इम्पैक्ट आता है, जैसे मंथली एक्सपायरी अगर मतलब सेबी उसको गो अहेड कर देता है और मंथली एक्सपायरी होने लगती है, तो इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जिसकी मदद से ये अपनी रेवेन्यूज को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।